इस क्लास में हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों सरफेस फिनोमेना है, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था चॉक और इंक का और कॉटन और इंक का। देखो चॉक के सरफेस पे इंक एड्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कॉटन के सरफेस पे नहीं, थ्रू आउट द वॉल्यूम पूरी कॉटन के अंदर जो इंक है वो एड्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक में एड्जॉर्प्शन हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बिकॉज बोथ आर सरफेस फिनोमेना। तो देखो फर्स्ट बात कर देता हूँ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं तो जो एडजॉर्प्शन है इट इज द सरफेस फिनोमेना, इट इज सरफेस फिनोमेना, दिस इज द सरफेस फिनोमेना। और जो एब्जॉर्प्शन है इट इज नॉट ए सरफेस फिनोमेना, नॉट सरफेस फिनोमेना। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारे पास कॉटन था तो कॉटन की सिर्फ सरफेस पे नहीं, थ्रू आउट दी वॉल्यूम जो इंक है वो एब्जॉर्ब हो जाते थे। तो इट इज नॉट ए सरफेस फिनोमेना एंड दिस इज द सरफेस फिनोमेना। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच, तो एडजॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, यानी सब्सटेंस डू नॉट distributed uniformly, distributed uniformly। do not distributed uniformly का मतलब है कि चौक के बाहर तो इंक ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो जो इंक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा था। तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सरफेस। पूरे वॉल्यूम पे जो सब्सटेंस है वो एक्युमुलेट हो जाता है यूनिफॉर्मली। और तीसरा डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिलिका, सुना होगा आपने नाम। सिलिका जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, यानी सिलिका एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और कैल्शियम क्लोराइड CaCl ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, ये एब्जॉर्ब करता है सिलिका, और जो CaCl2 है एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो जो हमारे पास सिलिका है वो एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे, और जो CaCl2 है वो एब्जॉर्ब करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये मेनली डिफरेंस है दोनों सरफेस फिनोमेना के बीच। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ भी होता है। तो कभी भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा है तो उसको हम एक अलग सा नाम देते हैं, वो फिनोमेना शॉर्प्शन होता है। इसी में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो कि दो इंपॉर्टेंट है, देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हमारे पास होता है एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। फिर दोबारा से थोड़ा सा एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इंक ली थी और जो इंक है वो चौक के सरफेस पे एक्युमुलेट हो गई। ये चौक थी और इस चौक के सरफेस पे, जो ये चौक है, इस चौक के सरफेस पे जो इंक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। जैसे ही ये इंक के मॉलिक्यूल्स हैं और जो इंक के मॉलिक्यूल है वो चौक के सरफेस पे एक्युमुलेट हो गए। तो यहां पे दो अलग अलग टर्म्स आती है चौक के लिए और इंक के लिए। देखो जो मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होता है, यानी द सब्सटेंस व्हिच एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस, द सब्सटेंस which accumulated on the surface। देखो जो सब्सटेंस
सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है उसे बोलते हैं इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। दिस इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। और जिसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है उसे बोलते हैं एडसॉर्बेंट। तो यानी ये हमारे पास एडसॉर्बेंट है और ये हमारे पास एडसॉर्बेंट है। And the substance which occurs on the surface, जो accumulate होता है उसे बोलते हैं adsorbate, और जिसके सरफेस पे accumulate होता है उसे बोलते हैं adsorbent। यानी adsorbate और adsorbent का जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो गया। यानी जो adsorbate और adsorbent है बेसिकली ये हमारे पास सरफेस फिनोमिना एडसॉर्प्शन का एक पार्ट है। अब बात करते हैं कि ये एडजॉर्प्शन होता है क्या। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एडजॉर्प्शन, कि जो एडजॉर्प्शन है ये हो क्यों रहा है, ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो क्यों रहा है। तो देखो जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है क्यों होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस का जो कारण है, जो कॉज है, मेन कॉज वो हमारे पास है सरफेस टेंशन। यानी the main cause of surface phenomena adsorption is surface tension। देखो सरफेस टेंशन की वजह से जो एडसॉर्बेंट है वो एडसॉर्बेंट में एक्यूमुलेट होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सरफेस है, एडसॉर्बेंट है, और ये एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और एटम्स के बीच जो ये एटम्स है नॉन रेजिडेंशियल फोर्स होता है, और ये नॉन रेजिडेंशियल फोर्स जो है ये इन मॉलिक्यूल्स को, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं एडसॉर्बेट के। एडसॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल है दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एडसॉर्बेट, और ये एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पुल आउट होता है किस पे, एडसॉर्बेंट पे। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एडसॉर्बेंट। और सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारे पास है वो एडसॉर्बेट जो है वो एडसॉर्बेंट में एक्यूमुलेट होता है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन। तो बेसिकली मैंने आपको बताया द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। द मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एडसॉर्प्शन इज एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट क्या होता है। थर्ड मैंने आपको बताया व्हाट इज द कॉजेस ऑफ एडसॉर्प्शन, कि एडसॉर्प्शन होता क्या है। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं, देखो क्या कि जो एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है बेसिकली। अब हम आपको ये एडसॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन आपको नहीं पढ़ना है। तो मेनली आपको पढ़ना है एडसॉर्प्शन, और पूरे चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट होगा, सारे के सारे जो कंसेप्ट होंगे वो ज्यादातर रिलेटेड होंगे एडसॉर्प्शन से। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एडसॉर्प्शन है क्या, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना होता कैसे है, ये अभी मैंने आपको बताया। अब एक नेक्स्ट चीज बताऊं देखो आपको, और वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो जो एडसॉर्प्शन है इसका थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और कंसेप्ट भी बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि नहीं है। कुछ दो तीन चीजें बता देता हूँ, आप ध्यान से उनको समझना। देखो फर्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो जो ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस है इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो चौक के ऊपर इंक एडसॉर्ब होना, किसी भी सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को, दूसरे सब्सटेंस का एक्यूमुलेट होना, जैसे कि एडसॉर्प्शन होता है। तो एक एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें हीट रिलीज होती होगी, और जितनी भी हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। तो यानी याद रखना इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो एडसॉर्प्शन है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी इसमें चेंज इन डेल्टा एच की जो वैल्यू है
वो नेगेटिव होगी। और ये जो डेल्टा एच है ये हमारे पास है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। और जितनी भी एंथैल्पी चेंज होती है वो नेगेटिव होगी क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होने का मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है एडजॉर्प्शन प्रोसेस में। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के अंदर आपको ये चीज याद रखनी। सेकेंड चीज, दूसरी चीज की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना कि ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी, बहुत सारे बच्चों को एंट्रोपी पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं रैंडमनेस किसी की भी जो रैंडमनेस होती है उसे एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो भी हमेशा नेगेटिव होती है। यानी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होती है और एंट्रोपी जो चेंज होती है सब्सटेंस की वो भी हमारे पास नेगेटिव होती है। 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव होती है। तीसरी अगर मैं बात करता हूं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड हमारे पास वो है जिप्स एनर्जी। आपने पहले भी पढ़ा होगा जिप्स एनर्जी, और चेंज इन जिप्स एनर्जी की बात करता हूं तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो इन दोनों चीज पे डिपेंड करती है। वो होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जिप्स एनर्जी के लिए ये जो जिप्स एनर्जी है ये जिप्स एनर्जी डिपेंड करती है डेल्टा एस और डेल्टा एच पे। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं इन दोनों को यहाँ पे पुट करता हूं तो हमारे पास आएगा डेल्टा एच इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है बताया मैंने, और डेल्टा एस की भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये आएगा डेल्टा टी डेल्टा एस, प्लस का साइन आएगा क्योंकि वो भी नेगेटिव होता है। और इसलिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है, डेल्टा एच और डेल्टा एस। डेल्टा एच और डेल्टा एस पे डिपेंड करती है डेल्टा जी की वैल्यू कि उनकी वैल्यू कम है या ज्यादा है। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं, तीन केस बता देता हूं। देखो केस फर्स्ट, देखो अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होगी, यानी इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, देखो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसकी वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली सी बात है जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है तो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आएगी इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसे केस सेकंड की बात करता हूं। केस सेकंड में अगर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन टी डेल्टा एस होती है, अगर इसकी वैल्यू इससे कम होती है तो ऑब्वियसली सी बात है जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और लास्ट केस थर्ड, डेल्टा एच की वैल्यू अगर टी डेल्टा एस के बराबर होती है, देखो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगी। और जैसे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में होता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये जो तीनों की तीनों कंडीशन है ये बताती है कि ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, और ये प्रोसेस सिर्फ तब होता है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हुई तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा। और दिस इज द थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट और थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन।